चल रहे बोर्ड की ओर। गुड मॉर्निंग। वॉइस पढ़ रहे हम लोग। ठीक है। वॉइस का सामान्य अर्थ होता है जवाब, सॉरी आवाज़। लेकिन जब ग्रामर में वॉइस पढ़ते हैं तो वॉइस जो है वाक्य लिखने के तरीके को कहा जाता है। और वॉइस जो है वाक्य लिखने का एक ऐसा तरीका है जिसमें डिसाइड होता है कि जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है उसका क्या रिलेशन होगा आपस में। जैसे दो सेंटेंस हम लिख रहे एग्जाम्पल के तौर पे इस बात को समझाने के लिए। एक लिख रहे हैं हम, आई एम टीचिंग इंग्लिश। इस वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पे आई है। एक और वाक्य लिख रहे हैं हम, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी। ठीक है। इस वाक्य में ये सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब ये है और इसमें वर्ब ये है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच क्या रिलेशन है? तो सब्जेक्ट यहाँ उस वर्ब का डूअर है, उस वर्ब को परफॉर्म करने वाला है या परफॉर्मर है। ठीक है। यहाँ जो सब्जेक्ट है इस वर्ब से क्या रिलेशन है? तो रिलेशन है कि ये सब्जेक्ट डूअर नहीं है, नॉन डूअर है। या फिर दूसरे शब्दों में कहे कि ये जो सब्जेक्ट तो है लेकिन इस वर्ब कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, नॉन परफॉर्मर है। तो जब यहाँ डूअर या परफॉर्मर है तो वर्ब का स्वरूप थोड़ा अलग है जो टेंस के अनुसार है। और यहाँ जो है जब आपका सब्जेक्ट नॉन डूअर या नॉन परफॉर्मर है तो ऑक्सिलरी वर्ब और प्लस बी ये टेंस के अनुसार है। ठीक है। और मेन वर्ब हमेशा इसमें V3 है, गौर कीजिएगा। ठीक है। तो यानी सब्जेक्ट क्या है, डूअर है कि नॉन डूअर है, इससे वर्ब का स्वरूप बदल जाता है। ये जो वर्ब का बदला हुआ स्वरूप है इसी को वॉइस कहते हैं। इस स्वरूप में रहे तो इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं, और इस स्वरूप में रहे, इस स्वरूप में यदि वर्ब रहे तो इसको पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है। एक्टिव वॉइस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है आपका, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है, यहाँ जो वर्ब है इसका जो सब्जेक्ट है यहाँ पर दिया हुआ, वो सब्जेक्ट एक्टिव है इस एक्शन को करने के लिए। इसीलिए इस वर्ब का जो स्वरूप है उसका नाम है एक्टिव वॉइस। इसमें जो सब्जेक्ट है वो इस सब्जेक्ट को करने के लिए एक्टिव नहीं है, वो निष्क्रिय है। गौर से समझिएगा। यहाँ देखिए कि सब्जेक्ट जो है आपका पहला सेंटेंस में सक्रिय सब्जेक्ट है, वो खुद काम को कर रहा है, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट है वो निष्क्रिय सब्जेक्ट है। ठीक है। निष्क्रिय का स्पेलिंग हिंदी में गलत लिखा गया, वो निष्क्रिय सब्जेक्ट, ये कुछ काम को नहीं कर रहा। निष्क्रिय का अंग्रेजी होता है पैसिव, इसलिए इसको पैसिव वॉइस कहा जाता है। ठीक है। इसमें जो निष्क्रिय वाला है इसमें जो टेंस पता चलता है, ऑक्सिलरी वर्ब तो टेंस के हिसाब से रहता ही है, लेकिन जो वर्ब होना चाहिए टेंस के हिसाब से वो वर्ब नहीं रह के बी को लिखा जाता है टेंस के हिसाब से, और जो मेन वर्ब है वो हमेशा V3 हो जाता है। तो बस एक्टिव और पैसिव का यही बात है कि जब हमारा सब्जेक्ट ऐसा रहे जो खुद एक्शन को परफॉर्म कर रहा है एक्टिवली, इसीलिए वर्ब एक्टिव वॉइस कहलाता है। और जब सब्जेक्ट ऐसा रहे जो नॉन परफॉर्मर है, नॉन डूअर है, मतलब निष्क्रिय है, वो एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो जो वर्ब है पैसिव वॉइस का वर्ब कहलाता है। और इसके वजह से एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहला गया, वर्ब की वजह से एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया, सेंटेंस हो गया।
और ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। लेकिन देखा जाए तो रियलिटी ये है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में मेन रूप से वर्ब ही चलता है, वर्ब ही एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का होता है। क्यों होता है ऐसा? ताकि उस सब्जेक्ट उसका कैसा है वो बता सके। इसका सब्जेक्ट एक्शन करने के लिए, यानी इस एक्शन को करने के लिए एक्टिव है, तो ये अपना एक्टिव वॉइस के स्वरूप में रहेगा। और यदि सब्जेक्ट जो है ऐसा है जो एक्शन को करने के लिए एक्टिव नहीं है, यानी नन डूअर है, नन परफॉर्मर है, तो वर्ब भी निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, पैसिव वॉइस में चला जाता है। अब वर्ब का निष्क्रिय अवस्था यहाँ से पता चलता है कि टेंस लाख बदलते रहिए, वर्ब निष्क्रिय पड़ा रहेगा। यहाँ देखिए V3 के रूप निष्क्रिय पड़ा रहता है क्योंकि इसका सब्जेक्ट भी निष्क्रिय है। तो अभी टेंस बदलने का जिम्मेवारी किस पर दे दिया जाता है? बी पर दिया जाता है कि बी का रूप टेंस के हिसाब से बदलता रहे। जैसे यदि हम बोलते हैं मैं पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पर देखिए, और मैं पढ़ा चुका हूं जब हम बोल देते हैं मैं पढ़ा चुका हूं, गौर से समझिएगा, तभी टेंस बदल गया। अब टेंस बदलेगा, चूंकि इसका सब्जेक्ट एकदम एक्शन करने के लिए एक्टिव है, तो इसका अंग्रेजी क्या लिखा जाएगा? इसका अंग्रेजी लिखा जाएगा आई हैव टॉट। देखिए आई हैव टॉट, आई हैव टॉट। देखिए मेन वर्ब का स्वरूप बदल गया, ऑक्सिलरी वर्ब जो है यहाँ पर सब मेन वर्ब के स्वरूप को बदल दिया है, यहाँ पर भी बदल दिया है। वर्ब जो है एक्टिव है, टेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर लिखना चाहिए था हमको ताकि अच्छा रहे, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तब यहाँ पर आप लिखेंगे आई हैव टॉट इंग्लिश। आपका वर्ब जो है टॉट हो गया टीचिंग से, क्योंकि आपका सब्जेक्ट। लेकिन जब आप लिखते हैं कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जा चुका है, अंग्रेजी पढ़ाया जा चुका है, अब जो सब्जेक्ट है अंग्रेजी वो इनएक्टिव है, पढ़ाया जा चुका है, तब इसका अंग्रेजी बनता है इंग्लिश हैज बीन टॉट, इंग्लिश हैज बीन टॉट। अब देखिए कि बाय मी, इसमें क्या आप देख रहे हैं कि जब ये पैसिव वॉइस में होता है तो चाहे टेंस कोई भी रहे, कंटिन्यूअस टेंस था तो भी वर्ब V3 था, प्रेजेंट परफेक्ट है तो भी वर्ब V3 है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो निष्क्रिय है, तो वर्ब भी एक निष्क्रिय अवस्था V3 में जाके स्थिर हो जाता है, बोलता है अब हम नहीं बदलेंगे। क्यों? तो हमारा सब्जेक्ट ही निष्क्रिय है, चाहे कोई टेंस रहे, आप जिस भी टेंस में मुझे लिखोगे हम V3 ही रहेंगे, क्योंकि आप हमारे सब्जेक्ट को सक्रिय नहीं बना रहे हो। तो बोला टेंस कैसे पता चलेगा? तो बी को ला दिया गया कि हैज हैव के साथ V3 लगना चाहिए, तो बी का V3 लगा दिया गया टेंस पता चलाने के लिए। यही है एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला सवाल उठता है कि ठीक है कि एक्टिव तो था शुरुआत में, पैसिव क्यों लाया गया? ये बाई करके लिखने का क्या तुक था? बाई मी, जब ऐसे लिखा ही रहा था तो ये करने का क्या तुक हुआ? ठीक है, जो देखा जाए प्रैक्टिकल पैसिव वॉइस है दुनिया का, उसमें ये चीज़ नहीं होता है। इंडिया के जो एग्ज़ाम में पैसिव वॉइस पूछा जाता है, पाकिस्तान के, श्रीलंका के एग्ज़ाम में जो पैसिव वॉइस पूछा जाता है उसमें ये है। और जो पूरे वर्ल्ड का पैसिव वॉइस, पूरे वर्ल्ड में जो पैसिव वॉइस यूज़ किया जाता है प्रैक्टिकल तौर पे, उसमें ये चीज़ नहीं होता है, ठीक है। पैसिव वॉइस लाने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, इसको जान लें तो जवाब मिल जाएगा कि पूरे दुनिया वाले बाई वाला पोर्शन क्यों नहीं यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में। दुनिया में बहुत सारा काम है जिसके बारे में पता चलता है कि काम किसने किया है, या कौन कर रहा है, या कौन करता है, या कौन करेगा, यानी साफ साफ उसके डूअर के बारे में पता चलता है। और वैसे वाक्यों को हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं टेंस का उपयोग करते हुए, सीधा सीधा, उसमें कोई माथापच्ची नहीं होता है। लेकिन कुछ काम ऐसा होता है जिसके करने वाले का पता ही नहीं होता है, ठीक है। जैसे यदि हम बोलते हैं ट्रेन दुर्घटना में 10 लोग मारे गए, तो मारा किसने? कुछ पता नहीं, किसी ने नहीं मारा, वो बस मारे गए। तो यहाँ पर डूअर कोई नहीं है। ऐसे वाक्यों को लिखने के लिए पैसिव वॉइस, ऐसे वाक्यों को व्यक्त करने, लिखने और बोलने के लिए पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट लाया गया था कि भाई पता नहीं चल रहा है कि काम कौन कर रहा है, तो वाक्य नहीं लिखा जाएगा अंग्रेजी में, तो हाँ कैसे लिखा जाएगा? तो छोड़ दो ना, डूअर नहीं है, नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्ट लिया हो, तो फिर पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट आया।
एशियन कंट्री में आकर के ये लोग हर एक्टिव सेंटेंस को पैसिव बनाने लगा। नेचुरली हर एक्टिव के लिए पैसिव नहीं बनाया जाना चाहिए, वो हमारे एग्जाम का कॉन्सेप्ट है। एशियन कुछ कंट्रीज़ में ये कॉन्सेप्ट है। यदि आप ग्लोबल लेवल पे जाएंगे जहाँ की मातृभाषा अंग्रेजी है, तो लोग बोलेंगे जब बाई मी है ही तो इसको बोलो, एक्टिव वॉइस वाले को बोलो या लिखो, ये बेहतर होगा, ऐसे मत लिखो बोलो, ये बेहतर नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। फिर दूसरा, मान लीजिए कि कभी कभी डूअर का पता होता है कि कौन डूअर है या कौन परफॉर्मर है सेंटेंस के अंदर, लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि डूअर के बारे में बताया जाए। ठीक है, तब डूअर के बारे में नहीं बताया जा रहा तो सब्जेक्ट कौन बनेगा? तो सब्जेक्ट बनाया जाएगा जो ऑब्जेक्ट है उसको। तो जो ऑब्जेक्ट है वो तो परफॉर्म कर नहीं रहा है एक्शन को, वो तो इनएक्टिव है, वो तो निष्क्रिय है, तो फिर वॉइस जो वर्ब है उसको पैसिव वॉइस के रूप में लिख दिया जाता है। ठीक है, यानी दो परिस्थितियां थी संसार में। एक तो ऐसी परिस्थिति थी कि कोई घटना या कोई काम का डूअर क्या है, डूअर कौन है, परफॉर्मर कौन है, पता ही नहीं है। वैसे वाक्यों को, वैसी घटनाओं को व्यक्त करने के लिए पैसिव वॉइस का जरूरत पड़ा दुनिया में, तो पता ही नहीं है तो बाई लगाने का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। और दूसरा, उस परिस्थिति के लिए पैसिव वॉइस का जरूरत पड़ा जिस परिस्थिति में डूअर पता तो है लेकिन बताना उसके बारे में ज़रूरी नहीं है, वो जो काम है वो ज़्यादा ज़रूरी है, उसका सूचना ज़रूरी है। तो उसके लिए फिर बाई, जब वो ज़रूरी नहीं है तो उसको बाई लगा के पीछे लिखें क्यों? इस कॉन्सेप्ट के साथ पैसिव वॉइस आया। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है, दोनों में भी बाई का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही दूसरे देश में पहुँचता है अंग्रेजी, उस देश के हिसाब से थोड़ा चेंज करने लगते हैं लोग अपने देश के हिसाब से। जिधर भी देखिएगा बोलने लिखने हर जगह पर अंग्रेजी में चेंज हो जाता है थोड़ा जा करके। इंडिया के अंदर ही देख लीजिए ना, बिहार का अंग्रेजी और साउथ इंडिया का अंग्रेजी अलग हो जाता है, बोलने में लिखने में बहुत ज़्यादा अलग नहीं होता है क्योंकि एक कोड ऑफ कंडक्ट के तहत चल रहा है। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए तो अमेरिका के अंग्रेजी से अलग हो जाएगा, वहाँ लिखने और बोलने का तरीका सब चीज़ का। ठीक है, अगर आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तीन जगह ले लीजिए तो तीनों जगह के अंग्रेजी में थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, आप फ्रांस चले जाइए अंग्रेजी रहेगा, लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड दोनों जगह से थोड़ा फर्क रहेगा, शब्दों के चयन में, प्रोनाउंसिएशन में अंतर आ जाएगा। तो अंग्रेजी एक ऐसा लैंग्वेज है जो जहाँ जाता है ना, वहाँ के लोग इसको अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो जब एशिया में आया तो एशिया के कुछ जो उस समय के डेवलप्ड कंट्रीज थे जिन्होंने इंग्लिश को अपनाया, ठीक है, जहाँ पर कि कॉलोनी बनाया अंग्रेज़ों ने, तो वहाँ के कुछ लोगों ने अंग्रेजी को अपनाया और बाद में जब वो देश आज़ाद हो गए और अपने हिसाब से लोग सोचने लगे, अपने मातृभाषा के हिसाब से सोचने लगे अंग्रेजी को, तो वहाँ पे आ गया बाई वाला कॉन्सेप्ट पैसिव वॉइस के अंदर धीरे धीरे करके। ठीक है, तो इस तरह से बाई वाला कॉन्सेप्ट आया जो कि इस तरह से यहाँ पर प्रचलित है। चलिए, अब होता है कि ठीक है, वॉइस क्या है, स्वरूप क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है, परिचय हुआ अभी सिर्फ। अब होता है जो हमारा एग्ज़ाम का टारगेट होता है, ये तो प्रैक्टिकल इंग्लिश हुआ जो अभी तक हम बताए कि आपको लाइफ में कहाँ पैसिव वॉइस यूज़ करना चाहिए। तो दो ही जगह करना चाहिए, जब या तो आपको पता नहीं है कि परफॉर्मर कौन है उस काम का, तब आपको पैसिव वॉइस यूज़ करना चाहिए, या तो फिर आपको पता है आप उसको हाईलाइट नहीं करना चाहते, आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते, उसको गायब कर दीजिए, फिर सेंटेंस पैसिव वॉइस में बोल दीजिए या लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन जब एग्ज़ाम की बारी आती है तो यहाँ पर ये बात थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। आपको एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया रहता है, उसको पैसिव वॉइस में बदलना रहता है, या पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिया है उसको एक्टिव वॉइस में बदलना रहता है। ठीक है, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि एक तरीका सीखते हैं जिससे एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बदला जा सके। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में जिसमें एक सेंटेंस दिया रहता है, वो एक्टिव वॉइस में भी हो सकता है, पैसिव वॉइस में भी हो सकता है। उसमें आपको एरर यानी गलती ढूंढनी होती है कि वॉइस के हिसाब से उसमें क्या गलती है, आपको ये ढूंढनी होती है। उसको कॉमन एरर, स्पॉटिंग एरर भी कहते हैं। या फिर आपको हाईलाइट किया रहता है कि इस पार्ट में वॉइस से रिलेटेड गलती हो सकता है, उसको करेक्ट कर दीजिए, उसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला टाइप है कि भाई वॉइस चेंज कर दो, उसके लिए ठीक है, बहुत सिंपल है ये चीज़ करना, वॉइस चेंज कर देना किसी भी सेंटेंस का। एक फॉर्मूला हम आपको सिखाएंगे और उससे जितना भी टेंस है, जितना भी टाइप का सेंटेंस है, उस सब से आप पैसिव वॉइस, उस सब का भी आप वॉइस चेंज कर पाएंगे एक ही फॉर्मूला से।
ठीक है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग फॉर्मूला। हाँ, इस जो हम तरीका सिखाने जा रहे हैं, जो हम फॉर्मूला सिखाने जा रहे हैं, जो हम ट्रिक सिखाने जा रहे हैं, उसका एक्सेप्शन मिलेगा। वो एक्सेप्शन में 3 या 4 परिस्थितियां आएंगी जिसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। बाकी सारी दुनिया के सेंटेंसेस उसी फॉर्मूला, उसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है, आपको पैसिव वॉइस में बदला जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग वापस शुरुआत करते हैं कि हम लोग वॉइस कैसे चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव। इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। एसवीओ के क्लास में, एसवीओ के क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल होता है। आप लोग को अधिकार है बीच में रोक देने का कि हाँ यहाँ दिक्कत हो रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल होता है वो वर्ब होता है। ठीक है, वर्ब का मतलब होता है काम। ठीक है, जिन लोगों को एसवीओ नहीं याद है वो एसवीओ का क्लास पीछे जो रिकॉर्डेड दिया हुआ है, जिस समय लाइव चला था उसका रिकॉर्डेड दिया हुआ है ऐप पे, आप ही के बैच के अंदर, आप उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ब का मतलब होता है काम, है ना। वर्ब का मतलब होता है काम, और काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर। एक्टिव वॉइस के अंदर काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, और हमेशा सब्जेक्ट वर्ब के लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, और राइट साइड में ऑब्जेक्ट होता है। ये 3 चीज का पहचान होना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है अगर आप एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव भी करना चाह रहे हो तो। ठीक है, वर्ब का पहचान सबसे पहले, क्योंकि उसको पहचानना सबसे आसान है। काम को ढूंढ लेना, मैं आम खाता हूं, इसमें सेंटेंस में खाना काम है, तो ठीक है, उसी तरह से कोई भी सेंटेंस कितना भी बड़ा रहे ना, उसमें काम को ढूंढ लेना बहुत आसान होता है। ठीक है, बहुत आसान होता है। और कोई भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में गारंटी है कि यदि कोई भी वर्ब एक्टिव वॉइस के रूप में है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस के रूप में है, इसका मतलब उसका वर्ब एक्टिव वॉइस के रूप में है, तो उसका जो डूअर होगा, जो परफॉर्मर होगा, जो सब्जेक्ट के रूप में होगा, वो हमेशा उस वर्ब के लेफ्ट साइड में होगा। जिस वर्ब को हम एक्टिव वॉइस में रखना चाह रहे हैं या रखे हुए हैं, उसका सब्जेक्ट यानी उसका परफॉर्मर, उसका डूअर हमेशा उसके लेफ्ट साइड में होना चाहिए। जैसे आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, आई एम टीचिंग इंग्लिश में टीचिंग, आई एम टीचिंग एक वर्ब है और इसका सब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है, और यही सब्जेक्ट जो लेफ्ट साइड वाला है ये डूअर है। गौर से देखिए, क्योंकि टीच करने का काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है, तो डूअर हमेशा लेफ्ट साइड में है, तो ये वर्ब एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। चेक कर लीजिए, आई एम टीचिंग एक्टिव वॉइस है कि नहीं। हाँ सर, एक्टिव वॉइस है। ठीक है, बस इतना सब पहचान है। एक्टिव होने का चेक करना है कि वो एक्टिव है कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं, तो उसके सब्जेक्ट को चेक कर लीजिए। जो लेफ्ट साइड में सब्जेक्ट है वो डूअर या परफॉर्मर होना चाहिए। डूअर या परफॉर्मर है मतलब है कि गारंटी है उस वर्ब को एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। अगर एक्टिव में नहीं देखे, किसी और रूप में दे देता है, पैसिव में दे देता है, तो कॉमन एरर है वो भी एक तरह का, और उसमें बहुत कॉमन एरर पूछा जाता है। पॉइंट जो अभी हम आपको बता दिए कि किसी भी वर्ब का परफॉर्मर या डूअर उस वर्ब के लेफ्ट साइड में होना चाहिए। एकदम फैक्ट है, इसको कोई काट नहीं सकता। ठीक है, और इसी क्वालिटी का फायदा हम लोग उठाते हैं पैसिव वॉइस बनाने में, कि उस डूअर या परफॉर्मर जो कि वर्ब के लेफ्ट साइड में सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, उसको वहां से हटा देते हैं और उस सब्जेक्ट के जगह पर लेफ्ट साइड में लाके रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, जो कि एक नन डूअर या नन परफॉर्मर हो जाता है। ठीक है, और तब हम वर्ब को पैसिव वॉइस में बदल देते हैं। किसी भी दुनिया के किसी भी टेंस का वर्ब हो, याद रखिएगा कि एक्टिव वॉइस का जो वर्ब होता है वो इस रूप में होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है और प्लस मेन वर्ब होता है। बस यही फॉर्म होता है इसका। ठीक है, मेन वर्ब का रूप कोई भी हो सकता है। यहाँ पर कभी V1 हो जाता है, कभी V2 हो जाता है, कभी V3 हो जाता है, कभी V4 हो जाता है, कभी V5 हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा टेंस क्या है उस पर। बोले टेंस नहीं याद है तो टेंस का वीडियो जाकर के देखिए, टेंस याद हो जाएगा। पैसिव वॉइस में अगर हमको इसको ले जाना है, मान लिया कि हमने सब्जेक्ट को हटा दिया, डूअर को हटा दिया और उसके जगह ऑब्जेक्ट को ला दिया, तो जाहिर सी बात है कि अब वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में ही हो सकता है। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट की जगह पे लाके रख दें तो हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में ही होना चाहिए। और जब पैसिव वॉइस में होना चाहिए तो वर्ब क्या रहेगा, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस ग्रुप का है उसी ग्रुप का ऑक्सिलरी वर्ब रहता है। अब यहाँ जो है बी का रूप आ जाता है टेंस के अनुसार, और आपका जो मेन वर्ब दिख रहा है ना, ये मेन वर्ब चला जाता है V3 के रूप में। ये हो जाता है V3 के रूप में हमेशा हमेशा के लिए।
ठीक है। और ये जो बी है ये टेंस के अनुसार चलने लगता है, मतलब टेंस के अनुसार बी का V1 या V2 या V3 या V4 या V5 आप लाते हैं, यही होता है। तो आप बोलेंगे इसका V1 V2 3 क्या होता है, बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए। ऐसे SVO में बताया गया था, यहाँ पर आप दोबारा सीख लीजिए। बी और आर खुद V1 है, और इसका V2 होता है वाज और वेयर, और V3 होता है बीन, V4 होता है बीइंग, और V5 के रूप में इज का यूज़ किया जाता है। बोलिए एम कहाँ है, तो एम एक स्पेशल कैटेगरी है जो आई के लिए सिर्फ बना है, ठीक है। तो जब कभी भी यहाँ पर वर्ब के बी का रूप जरूरत पड़े टेंस के अनुसार पैसिव वॉइस में, तो इसमें से कोई भी एक जो सुटेबल लगे टेंस के अनुसार वो लगा दीजिए, ठीक है। अब जैसे हम आपको उदाहरण के तौर पे एक सेंटेंस बता रहे हैं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। इस सेंटेंस को यहाँ देखिए, आई एम टीचिंग इंग्लिश। जब ये सेंटेंस हम बोलते हैं आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो हमको पता चलता है कि आई एम टीचिंग एक्टिव वॉइस का वर्ब है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। गौर से समझिएगा, आई एम टीचिंग एक्टिव वॉइस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब इसको हमको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो आई जो सब्जेक्ट के तौर पे डूअर है उसको हटा के ऑब्जेक्ट को लाना पड़ेगा, इंग्लिश को लाना पड़ेगा। इंग्लिश जो कि वाकई ऑब्जेक्ट है उसको हमने क्या बना दिया, उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, जो एक नॉन डूअर सब्जेक्ट है। और जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट यानी नॉन डूअर सब्जेक्ट के रूप में रख दिया जाए, वैसे वर्ब को पैसिव वॉइस में बदलना पड़ेगा। हमने अभी बताया कि वर्ब को पैसिव वॉइस में बदलने का तरीका है कि ऑक्सिलरी वर्ब का जो ग्रुप है ज्यों का त्यों रहने दो। तो यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब का ग्रुप है एम, तो एम ग्रुप में इज और आर होता है, तो इज और आर में से या एम में से कोई एक यहाँ होगा। क्योंकि हमने इंग्लिश जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाया है, तो उसके हिसाब से इज ही हो सकता है, इंग्लिश के साथ आर और एम तो हो नहीं सकता। और हमने कह दिया था कि भाई बी का रूप लगा दो टेंस के अनुसार, तो हमारा टेंस यहाँ जो मिल रहा था वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मिल रहा था। और हमको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में V4 लगता है। यदि हम बोलें कि कौन सा रूप लगता है तो V4 लगता है, तो बी का V4 बीइंग लगा दिया गया, और मेन वर्ब जो है टीच, टीच का V3 कर दिया गया, क्योंकि मेन वर्ब जो है निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। अब वर्ब के निष्क्रिय अवस्था को माना जाता है V3, V3 निष्क्रिय अवस्था को माना जाता है, ठीक है ना। तो V3 में चला गया, तो बन गया इंग्लिश इज बीइंग टॉट। अब चूंकि हम हमारे देश का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कहता है कि भाई बाई लिखो, तो बाई के साथ मी को पीछे किए, मी को पीछे ले जाके चर्चा करेंगे। तो यहाँ गौर कीजिएगा, टॉट मी होगा तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट मी, तो कोई सेंस नहीं बनेगा, मी कनेक्ट होगा नहीं इससे। तो मी को कनेक्ट करने के लिए, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट करने के लिए एक प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है, तो उस प्रीपोजिशन को हम लोगों ने बाई यूज किया। पूछेंगे कि बाई ही क्यों यूज किया, तो पता चलेगा, सेंस आएगा आपको कि मैं पढ़ा रहा हूं मतलब मेरे द्वारा, मेरे द्वारा। तो ये द्वारा का सेंस देने के लिए, मीन्स यानी जरिया बताने के लिए, साधन बताने के लिए बाई का उपयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर बाई आया और हमेशा बाई आता है। कुछ एक विशेष परिस्थितियों को छोड़ के, वो विशेष परिस्थितियों में यहाँ बाई की जगह दूसरा प्रीपोजिशन होता है जो इस वर्ब से डिसाइड होता है, टॉट से डिसाइड होता है। टॉट के जगह कोई दूसरा वर्ब आ जाएगा ऐसा जो बाई को पसंद नहीं करेगा, तो बाई की जगह दूसरा प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। अब इसके लिए यहाँ प्रीपोजिशन की जानकारी होनी जरूरी है, ठीक है, कि कौन कौन सा ऐसा खास वर्ब है जो बाई को पसंद नहीं करता है। तो कंटेंट है, इंटरेस्टेड है ना, सेटिस्फाइड है, प्लीज्ड है, ये सब ऐसे वर्ब्स हैं जो बाई को पसंद नहीं करते हैं किसी कीमत पर, ठीक है। वो अपने जगह बाई की जगह दूसरे प्रीपोजिशंस को लेते हैं, इन को लेते हैं, कभी टू को लेते हैं, कोई वर्ब ऐसा है जो विथ को लेता है, वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। आई होप कि यही फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी टेंस के वाक्यों को आसानी से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं बिना अलग अलग जाने हुए। अब कुछ सेंटेंसेस हम यहाँ आपको दे रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप उनको पैसिव वॉइस में बदलिए, ठीक है। He has sold his house, ठीक है। They were making a noise yesterday. She had ditched him.
they will not do it at all। ठीक है, have you taken ब्रेकफास्ट। चलिए, आपको समय दिया जाता है 150 सेकेंड का, आपका समय शुरू होता है। आप बनाइए अपने नोटबुक में, समय अप हुआ। देखिए, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस अगर बनाना है, बस एक ही तरह से हमेशा करेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले गए, सब्जेक्ट को बाई लगा के पीछे ले गए ऑब्जेक्ट के रूप में, मेन वर्ब को V3 में बदल दिया। यहाँ संजोग से मेन वर्ब खुद V3 है। ऑक्सिलरी वर्ब जिस ग्रुप का है उसी ग्रुप के में से डाल दिए। हैज हैव ग्रुप का है, इस हाउस के हिसाब से हैज लग गया। और हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर आपको टेंस पहचानने में दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर इस वर्ब को पहचानिए कि पहले से क्या है, V3 है। अब मेन वर्ब एक्टिव वॉइस जो रूप में था, पैसिव वॉइस में बी का वही रूप रहेगा, तो बी का V3 रहेगा। उसी तरह से आपको फिर से इसमें देखना है कि ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ए नॉइज ऑब्जेक्ट। जो लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत करेंगे उनको दिक्कत होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आए, ए नॉइज को ले आए आगे, और बाई देम को पीछे ले जाएंगे, बाई देम। यस्टरडे कहाँ है? यस्टरडे वाक्य के अंत में था, वाक्य के अंत में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप में से कोई बोलेंगे यस्टरडे की जगह बदल के आगे कर दें, बीच में कर दें, कर सकते हैं, आपको पूरी छूट है ऐसा करने की। ठीक है, लेकिन ऐसा करने का रिस्क तभी है जब आपको कॉन्फिडेंस हो कि आप सेंटेंस का सेंस अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ऐसा करने में कभी कभी सेंस बदल जाता है, तब उस स्थिति में आपका नंबर जा सकता है। ठीक है, सब ऑब्जेक्ट को हम ले आए, सब्जेक्ट की जगह पर हमने बाई के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे पहुंचा दिया। अब हमारा जो मेन वर्ब था उसको V3 में बदल दीजिए, मेकिंग का V3 मेड होता है। और हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब था वेयर, वो वाज और वेयर ग्रुप का है, तो ए नॉइज के हिसाब से वाज लगेगा। और पहले से जो मेन वर्ब था एक्टिव वॉइस में ING वाला था, तो पैसिव वॉइस में बी का रूप ING वाला लगा देंगे, एंड नॉइज वाज बीइंग मेड बाय देम यस्टरडे। अगला है सब्जेक्ट है हमारा शी, हैड डिच्ड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है। इसको रेड से हाईलाइट करते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे सब्जेक्ट के तौर पे, सब्जेक्ट को बाई लगा के पीछे लेके चले जाएंगे इसके साथ। ठीक है, डिच्ड का V3 डिच्ड होगा। ठीक है, और हैड ग्रुप में तो सिर्फ हैड ही होता है, और पहले से ये वर्ब जो है V3 था डिच्ड, तो बी का V3 लगाएंगे, बीन। ठीक है, चलिए यहाँ भी देखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इट, बाय देम, एट ऑल। एट ऑल अंत में था, दे पीछे चला गया, सब्जेक्ट जो था बाई के साथ पीछे चला गया। ऑक्सिलरी वर्ब है किस ग्रुप में है, तो विल सेल का, तो इट के साथ विल ही लगेगा। और निगेटिव है, नॉट लगा हुआ है, तो रहने दीजिए, डू का V3 डन होता है, और डू पहले से क्या है V1 लगा हुआ है, तो बी का V1 लगाइए, बी, तो बी का V1 आर बी होता है, लेकिन विल के साथ आर तो नहीं लगता, विल नॉट बी होता है, बन गया आपका पैसिव वॉइस। उसी तरह से लास्ट वाले का, आपका सब्जेक्ट यहाँ है, वर्ब यहाँ है, और ऑब्जेक्ट यहाँ है। बोले ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब जैसे है वैसे बाद में देखा जाएगा। पहले ऑब्जेक्ट को लाइए सब्जेक्ट की जगह पर, तो यहाँ आ जाएगा ब्रेकफास्ट। ठीक है, बाई यू अंत में चला जाएगा। ठीक है, टेकन का V3 लगेगा पैसिव वॉइस में, तो टेकन ऑलरेडी V3 है तो कोई बात नहीं, और ये पहले से V3 है तो बी का V3 लगेगा, बीन। और ऑक्सिलरी वर्ब खाली वैसे ही नियम रहेगा, लेकिन जगह क्या है ऑक्सिलरी वर्ब का, जगह है सब्जेक्ट के पहले। गौर से देखिएगा, जगह क्या है, इसका जगह है सब्जेक्ट के पहले, तो इसको सब्जेक्ट के पहले ही लिख दीजिए। लेकिन इस ग्रुप में से कौन सा यूज होगा, तो ब्रेकफास्ट के हिसाब से तो हैव नहीं यूज होता है। इस ग्रुप में हैव के ग्रुप में हैज ऐसा है जो ब्रेकफास्ट के हिसाब से यूज हो सकता है, हैज और क्वेश्चन मार्क, हैज ब्रेकफास्ट बीन टेकन बाय यू, सिंपल।
ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई भी टेंस हो हमारा एक ही मेथड से सब जगह पैसिव वॉइस बन जा रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सिंपल सा तरीका हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने इसको ला दिया है, ऑब्जेक्ट को उठा के आगे बना दिया है सब्जेक्ट। पढ़िए, ऑब्जेक्ट का ही यूज सब्जेक्ट के रूप में किया गया है और इसको हम लोग पीछे लेके चले जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये जो जाता है ये चला जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में। सिंपल सोचरी का प्रीपोजिशन के कारण ये ऑब्जेक्ट हो जाता है बाई के कारण पीछे जाके। ठीक, V3 हमेशा रहता है, जो मेन वर्ब है उसका V3 रहता है, इस मेन वर्ब का V3 यहाँ पहुँचता है और ये बी का रूप चलता है टेंस के अनुसार। ऑक्सिलरी वर्ब भी टेंस के अनुसार जो चल रहा था वही चलते रहेगा, उसी ग्रुप में से। ठीक है, अभी बता चुके हम आप लोगों को। जैसे आई एम टीचिंग देम, आई चला गया पीछे, बाई मी, देम चला गया आगे, दे हो गया, टीचिंग का V3 टॉट हो गया, इज आर एम ग्रुप में से दे के हिसाब से आर होगा और आईएनजी पहले से लगा हुआ है इसलिए बीइंग लगाएंगे, दे आर बीइंग टॉट बाय मी। सो सिंपल है। ठीक है, दूसरा टेंस लेके दिखाया गया आई हैव टॉट देम, तो देखिए देम जो है यहाँ आ गया, आई जो है पीछे चला गया है बाई मी के रूप में, टॉट का V3 टॉट ही रहेगा और चूंकि पहले से V3 था इसलिए बी का V3 लगाया गया। ठीक है, और इस ग्रुप में से हैव ग्रुप में से दे के हिसाब से हैव ही चलेगा इसलिए हैव रहने दिया गया। सो सिंपल। ठीक है, आई वॉज टीचिंग देम, कोई भी टेंस उठा लीजिए ना, देम को यहाँ लग दिया गया। ठीक है, बाई मी को यहाँ कर दिया गया, टीचिंग का V3 टॉट हो गया और चूंकि पहले से V4 था आईएनजी लगा हुआ था इसलिए बी का V4 लगाया गया और ये ग्रुप क्या था वाज वेयर का, तो दे के हिसाब से वर ही लगेगा, वाज तो लगेगा नहीं। तो इस तरह से अब हर बार हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए सेम रखे हुए हैं एग्जाम्पल में ताकि आपको जो वर्ब का वॉइस चेंज हो रहा है उस पर फोकस रहे। तो आई का बाई मी चला गया, देम का दे हो गया, टॉट का V3 टॉट ही रहेगा लेकिन पहले से V3 था इसलिए बी का भी V3 आया। और हैड एक ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है जिसमें हैड ही चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा। ठीक है, आई जो है पीछे चला जाएगा बाई मी, देम जो है आगे आ जाएगा दे, शैल टीच का क्या हो जाएगा विल बी टॉट, क्योंकि टीच का V3 टॉट होगा और विल सेल में से दे के हिसाब से विल चलता है और टीच पहले से V1 था तो बी का V1 बी लगाएंगे, बी का V1 आर भी होता है लेकिन विल के साथ तो आर लगता नहीं। तो इस तरह से हम आपको हर टेंस में एक ही चीज़ करके दिखा रहे हैं। आई शैल बी टीचिंग देम, जब हम ऐसा बोलते हैं तो अब आप देखिए देम जो है आगे चला आता है दे के रूप में, सब्जेक्ट आई जो है पीछे चला जाता है बाई मी के रूप में, टीचिंग का V3 टॉट हो जाता है और चूंकि आईएनजी पहले से लगा था तो बी का आईएनजी वाला फॉर्म आ जाता है और विल बी शैल बी में से तो दे के हिसाब से सर विल बी ही चलेगा इसलिए विल बी लगाया गया। अब देखिए यहाँ कैन से बना रहे हैं, फिर भी देम को उठा करके देखिए, सो सिंपल। आई को उठा के पीछे किए बाई मी, टीच का V3 लगाया टॉट। कैन एक ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है जिसके ग्रुप में ये अकेले है तो कैन ही रहेगा और चूंकि ये पहले से V1 है तो बी का V1 लगा दिए। बोले आर क्यों नहीं लगाया, तो कैन के साथ आर लगा के देखिए, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं होता। ठीक है, तो दे कैन आर नहीं हो सकता, दे कैन बी टॉट हो सकता है। ठीक है, शुड है तो देखिए वो एक ही बात हो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, टीच का V3 टॉट, शुड एक ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है जो यहाँ पर ज्यों का त्यों रहेगा और शुड चूंकि V1 है पहले से टीच इसलिए V1 बी का V1 बी ही लगा देंगे, शुड बी टॉट। सो सिंपल। इनफैक्ट कि यस नो क्वेश्चन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही तरीका रहेगा। क्या तरीका रहेगा कि हमने देखिए सब्जेक्ट पहचान लिया आई, मेन वर्ब पहचान लिया टीचिंग, ऑब्जेक्ट है देम, देम को हम यहाँ ले गए, आई को पीछे ले गए बाई मी, टीचिंग का V3 टॉट हो जाएगा और चूंकि पहले से V4 है आईएनजी लगा हुआ है इसलिए बी का आईएनजी। ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ लगेगा, आगे लगेगा क्योंकि हमको सब्जेक्ट को सेंटेंस को प्रश्नवाचक ही रखना है। तो आई के हिसाब से एम था तो दे के हिसाब से उसी ग्रुप में से आर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क बन गया हमारा। तो एक ही फॉर्मूला है, हर जगह लागू हो रहा है, चाहे वो कोई भी टेंस हो और कोई भी टाइप का सेंटेंस हो, प्रश्नवाचक हो सामान्य वाक्य हो, सब जगह वही चीज़ हो रहा है। यहाँ भी देखिए क्या किया गया है,
देम को आगे ले आया गया है, आई को पीछे बाई मी किया गया है, टॉट का V3 टॉट है, और चूंकि पहले से V3 था तो बी का भी V3 लगा दिया गया, और ऑक्सिलरी वर्ब आई हैव के वाले ग्रुप में दो ठो होता है, हैव और हैज, तो दे के हिसाब से हैव लगेगा। कोई भी टेंस आप उठा लो, कोई भी टेंस का आप प्रश्नवाचक ले लो, इनफैक्ट मॉडल्स का भी ले लो, सब जगह तरीका वही रहेगा, कोई फर्क नहीं बदल पड़ रहा है, एक ही फॉर्मूला हर जगह लागू हो रहा है। ठीक है, अब देखिए WH क्वेश्चन में हम आपको करके दिखाते हैं। WH क्वेश्चन में हमारा सेंटेंस है वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश, तो वेयर आपका क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, और आर आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, आपका सब्जेक्ट है यू, मेन वर्ब है लर्निंग, और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। तो हमको तो इतने से मतलब है, हमने इसको इधर इधर कर दिया, V3 कर दिया लर्निंग का लर्नड, और चूंकि पहले से लर्निंग V4 है, ING वाला है, तो बी का ING वाला लगा दिए, बीइंग कर दिए, सो सिंपल। ठीक है, बोलिए क्वेश्चन वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले है, तो इसमें भी सब्जेक्ट जो बन गया उसके पहले रहेगा, ग्रुप वही रहेगा, तो आर के ग्रुप में आर इज एम है, तो इंग्लिश के हिसाब से हमने क्या लगाया हुआ है, इज लगाया हुआ है। क्वेश्चन वर्ड कहाँ रहता है, क्वेश्चन वर्ड हमेशा शुरू में रहता है, क्वेश्चन वर्ड का पैसिव वॉइस थोड़ी होता है। ठीक है, हो गया। अब भाई है दोज स्टूडेंट्स लर्नड इंग्लिश, दोज स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, दोज स्टूडेंट्स पीछे चला गया बाई के साथ, इंग्लिश चलाया आगे, लर्नड का V3 लर्नड हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि पहले से V3 था तो बी का V3 लगा दिया गया। दोज स्टूडेंट्स के हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हैव है, यहाँ पर क्या होता है, हैज होता है, यहाँ सब्जेक्ट जब इंग्लिश बन गया तो उसके हिसाब से क्या लगता है, हैज लगता है, और जो WH वर्ड है WH वर्ड है। ठीक है, सो सिंपल, इतना आसान तो है। हाउ से बनाया है, जो आप कुछ से भी बनाओ क्या फर्क पड़ता है, योर टीचर जो है वो पीछे चला जाएगा बाई के साथ, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है आगे चला आएगा, टीचिंग का V3 टॉट हो गया, और ING लगा है तो बी का ING लगा दीजिए, बीइंग। अब ऑक्सिलरी वर्ब वाज वेयर ग्रुप दो ठो होता है, तो इंग्लिश के साथ तो वाज ही लगेगा, और WH वर्ड जैसे था वैसे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हाउ मेनी स्टूडेंट्स एक साथ है, गौर से समझिएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स एक साथ है। ठीक है, तो देखिए इसको हम एक एक्स्ट्रा पेज लेके बताना चाहते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ खास मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको खाली ध्यान ये देना है कि इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है उस सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट एक साथ है, या तो कभी कभी क्वेश्चन वर्ड खुद ही सब्जेक्ट रहेगा या सब्जेक्ट के साथ जुड़ा रहेगा, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, नियमतः इसको यहाँ आना चाहिए और इसको यहाँ आना चाहिए। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, कोई दिक्कत, इंग्लिश यहाँ लिख दिए, इसको बाय हाउ मेनी स्टूडेंट्स पीछे ले गए, बाय हाउ मेनी स्टूडेंट्स पीछे लेके चले गए। देखिए इंग्लिश जब आगे आया है तो सब्जेक्ट बन गया और ये पीछे चला गया बाई के साथ। अब हमारे पास जो बचता है वो ये बचता है कि हम लोग देखें वर्ब हमारा क्या है, उसका V3 कर दीजिए, और वर्ब में पहले से ING लगा है तो बी का वही फॉर्म लगा दीजिए ING, ऑक्सिलरी वर्ब इज आर एम ग्रुप में से है तो इंग्लिश के हिसाब से इज लग जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक समस्या बचा है कि हमारा सेंटेंस क्वेश्चन के रूप में था, पैसिव वॉइस क्वेश्चन के रूप में नहीं आया, पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन के रूप में आना चाहिए। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि क्वेश्चन वर्ड को आगे लिखें, तो इसके लिए क्वेश्चन वर्ड को आगे लिखेंगे तो हमको हाउ मेनी स्टूडेंट्स को आगे लिखना पड़ेगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। लेकिन हाउ मेनी स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस में जब आगे लिख रहे हैं तो पैसिव वॉइस में उसके साथ बाई भी आया था तो बाई आगे चला आएगा, क्योंकि बोलेगा कि हम तो आए थे तुम्हारे लिए, तुम आगे जा रहे हो तो चलो हम भी आगे चलते हैं। ठीक है, और ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब था, याद रखिएगा, और ये सब्जेक्ट था। किसी भी, ये तो हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया,
ये तो हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। और किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब पहले आता है क्वेश्चन वर्ड के बाद, और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, ऐसा होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर इज पहले लिखना पड़ेगा, इंग्लिश बाद में लिखना पड़ेगा, तब हमारा प्रश्नवाचक का स्ट्रक्चर पूरा होगा, और तब जाके हमारे पास मेन वर्ब आता है, वर्ब आता है। ठीक है, तो वर्ब के रूप में हमको दो चीज लिखना पड़ेगा, एक तो बीइंग लिखना पड़ेगा और एक तो लर्नड लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा, बाय हाउ मेनी स्टूडेंट्स इज इंग्लिश बीइंग लर्नड। ठीक है, हाँ, अंग्रेजी ये छूट देता है कि इस बाई को आप चाहे तो अंत में भी लिख सकते थे, आप चाहे तो यहाँ लिख देते बाई को, गलत नहीं होता। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इज इंग्लिश बीइंग लर्नड बाई, उतना ही सही होता। अब आप में से कुछ बच्चे इस बात को लेकर के परेशान होंगे कि स्टूडेंट्स के साथ आप इज क्यों लगा दिए, आपका सब्जेक्ट यहाँ स्टूडेंट थोड़ी है। ऐसा आप सोच रहे हैं तो बेवकूफ़ी सोच रहे हैं। आपको तो अभी ऊपर बताया गया था कि पैसिव वॉइस में कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट बन जाता है, तो सब्जेक्ट तो यहाँ अभी इंग्लिश बना हुआ है, इसलिए ये इज जो है इंग्लिश के अकॉर्डिंग है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है। ये था WH वर्ड का पैसिव वॉइस। ठीक है, आप चाहे जिस भी WH वर्ड का बना लो, किसी भी WH वर्ड का बना लो। ठीक है, अब जरा देखो एक चीज इसमें हम और ले लेते हैं एग्जांपल। इसमें देखिए, इस एग्जांपल के देखिए, ऊपर था तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, सॉरी पीछे था हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, पीछे वाले में ही था हाउ मेनी स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के साथ ही सब्जेक्ट था। अब अगला में हाउ मेनी स्टूडेंट्स इज ही टीचिंग, हाउ मेनी के साथ तो स्टूडेंट्स है लेकिन सब्जेक्ट अलग है, ऐसा रह जाए तब कैसे बनाएंगे? देखिए, कुछ नियम नहीं बदलेगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इज ही टीचिंग, यहीं तक भी छोड़ सकते हो, इंग्लिश लगा भी सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य है। कोई भी एक्टिव वॉइस के वाक्य में आपको ये पहचान होना चाहिए कि कौन सब्जेक्ट है आपका, कौन ऑब्जेक्ट है आपका। ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये क्वेश्चन वर्ड है आपका। ठीक है, जैसे ही ऑक्सिलरी सब्जेक्ट जो है क्वेश्चन वर्ड से अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फट से बनेगा आपका क्वेश्चन वर्ड। पहले देखिए, सब यहाँ पे देखिए, आपको सब्जेक्ट को इधर लाना रहता है, ऑब्जेक्ट को इधर लाना रहता है। ठीक है, तो हम इंग्लिश को यहाँ ले आते हैं सब्जेक्ट के तौर पे। अब हमारा ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया, और जो अब हमारा ही है वो पीछे चला जाएगा, हो जाएगा बाई हिम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टीचिंग का V3 लगाना पड़ेगा आपको, टॉट होगा। ठीक है, और ING पहले से लगा हुआ था इसलिए बीइंग लगाओगे, बीइंग टॉट। ठीक है, अब जो है सब्जेक्ट ये बन गया है, तो ऑक्सिलरी वर्ब इसी के हिसाब से चलेगा, सब्जेक्ट के पहले तो इज लग जाएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक है, तो बोले सर यहाँ सब्जेक्ट, हाँ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय हिम, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा प्रीपोजिशन अपने मन से घुसाना पड़ेगा। क्यों घुसाना पड़ेगा? टू, अंत में क्वेश्चन मार्क तो होगा, क्यों घुसाना पड़ रहा है? लेकिन जब आप गौर से बारीकी से देखिएगा तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ जब ऑब्जेक्ट जुड़ा रहता है तब यहाँ देखना पड़ता है कि वर्ब कोई ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन लेगा कि नहीं, एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन, टू और बाई दोनों एक साथ। ये दिमाग से कॉन्सेप्ट हटा दीजिएगा कि भाई दो प्रीपोजिशन नहीं आ सकता है, टू और बाई दोनों एक साथ। एक्चुअली अच्छे से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट था, ये ऑब्जेक्ट सेकंड था। ठीक है, आप इसी वाक्य को आप ऐसे भी बना सकते हैं कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट जैसे आगे है, पीछे भी रहता तो उसको आगे ही लाते, तो उसको हाउ मेनी स्टूडेंट्स को यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट के तौर पे, सब्जेक्ट के तौर पे मान लीजिए कि अब जो है हम इसको सब्जेक्ट मानेंगे। ठीक है, तो फिर बाई हिम तो पीछे ही चला जाएगा, इंग्लिश तो जैसे है वैसे रह जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर गौर कीजिएगा कि टीचिंग का V3 टॉट हो जाएगा, और ING लगा हुआ है तो बीइंग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हमारा सब्जेक्ट कौन बन गया है? ये सब्जेक्ट बन गया है, तो इसके हिसाब से यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। अब टू लगाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट इंग्लिश बाय हिम। दोनों इक्वली करेक्ट है, ये भी इतना ही करेक्ट है, ये भी इतना ही करेक्ट है, लेकिन प्रचलन पूछा जाए तो ये ज़्यादा प्रचलित है। पूछे क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन का झमेला हो जाता है, जो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत जटिल होता है कि इस वर्ब के साथ यहाँ कौन प्रीपोजिशन लगेगा, कभी टू लगता है, कभी फॉर लगता है, जनरली ये दो में से लगता है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है और सेंटेंस की खूबसूरती भी खत्म हो जाती है, इसीलिए लोग इसको पसंद ज़्यादा करते हैं, इक्वली करेक्ट है दोनों। लेकिन वही बात होता है कि आप घाघरा के ऊपर कुर्ता पहन लो तो भी गलत थोड़ी है, लेकिन वो पीके फिल्म में ही पहना जा सकता है, वो प्रचलित नहीं है वो ड्रेस कोड समाज में। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना होता है। देखिए अलग अलग क्वेश्चन वर्ड लेकर के समझाया हुआ है, लेकिन सब में बात वैसे ही चलेगा कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे, सिंपल सा बात, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, मेन वर्ब को V3 में बदलेंगे, बी का रूप लगा देंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के ग्रुप से एक सही ऑक्सिलरी वर्ब चुन लेंगे, और कुछ हो नहीं रहा है। अब आप बाकी बनाएंगे तो पता चलेगा। हु वाले क्वेश्चन का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसको हम एक एक्स्ट्रा पेपर लेके बताना चाहते हैं, हु वाले का एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, जैसे यदि हम ले रहे हैं हु इज टीचिंग यू, ऐसा, तो आपका जो है हु वाले में हमेशा यही सब्जेक्ट रहता है हु, और ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो हम तरीका सिखा रहे हैं ट्रेडिशनली, उसमें हम ऐसे ही सिखा रहे हैं कि भैया यू को यहाँ ले आओ आगे, ठीक है, बाई होम पीछे हो जाएगा, हु का ऑब्जेक्ट रूप में लिखेंगे तो होम हो जाएगा, टीचिंग का V3 टॉट होगा, और चूंकि टीचिंग ING वाला है तो बीइंग लगेगा, ठीक है, आर लगेगा, ठीक है। लेकिन हमारा वाक्य प्रश्नवाचक था तो प्रश्नवाचक शब्द को आगे लाना पड़ेगा, और जैसे ही प्रश्नवाचक को आगे लाएंगे ना तो उसके साथ साथ बाई भी चलाएगा, क्योंकि बाई आया था उसी के लिए, तो बाई होम, और हमारा ये सब्जेक्ट बन गया था और ये ऑक्सिलरी वर्ब है। तो आप जानते हैं कि किसी भी प्रश्नवाचक वाक्यों में ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले होता है, इसलिए आर यू लिखना पड़ेगा, और उसके बाद बीइंग टॉट लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क आ गया। एक एग्जाम्पल इसमें हम और लेके बताते हैं, ठीक है। यदि हम लेते हैं हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, दो चीज ले लेते हैं, हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। फिर से हमारे पास हु सब्जेक्ट है, इज टीचिंग वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट सेकंड है। ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड हम पढ़ा चुके हैं एसवीओ में, किसको से सवाल कीजिए तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट पता चलता है, क्या से सवाल कीजिए तो ऑब्जेक्ट सेकंड पता चलता है, ठीक है। अब आप इसका पैसिव वॉइस भी दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो तरीका है कि भाई आप यहाँ पर इसको पीछे ले जाइएगा और ऑब्जेक्ट फर्स्ट को आगे ले आइएगा, तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट को आगे ले आइएगा तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, और फिर बाई होम पीछे चला जाएगा। हाँ, थोड़ा सा हमको लगता है कि इसको साफ सुथरा कर देते हैं, जरा से यहाँ से सुंदर कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ले जाते हैं बाई होम, ठीक है, और इंग्लिश था जैसे वो, इंग्लिश था जैसे वैसे रख दीजिए, आगे पीछे जहाँ रखना है, अंत में रखना अंत में रखिए, अंत ही में रखिए। बोलेगा कि अंत में न था सर, तो अंत ही में रख दीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फाइनल तो अभी नहीं ना है, सेकंड स्टेप में फाइनल आएगा। टीचिंग का टॉट हो गया, बीइंग लगाइए, और क्योंकि ING वाला पहले से था, अब ERM का ग्रुप है तो यू के हिसाब से आर लगेगा, लेकिन हमारा वाक्य प्रश्नवाचक था तो जो प्रश्नवाचक शब्द है उसको तो पहले लाना पड़ेगा, उसके चलते बाई भी आ जाएगा, तो बाई होम, और जैसे ऐसा लाए तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है आर, वो सब्जेक्ट यू के पहले चला जाएगा, बीइंग टॉट इंग्लिश, बीइंग टॉट इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। हो गया, बन गया, हमारा आंसर आ गया ये वाला। ये तो फर्स्ट मेथड हुआ। चूंकि ऑब्जेक्ट हमारा दो है इसलिए पैसिव वॉइस भी दो तरीके से बन सकता है। देखिए एक और पेज लेते हैं हम, आपको वही सेंटेंस फिर से उठाते हैं, हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, ठीक है। जब हम ऐसा पढ़ाते हैं लिखते हैं तो हमारे पास ये सब्जेक्ट है,
ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, ये ऑब्जेक्ट सेकंड है। तो हम क्यों ना ऑब्जेक्ट सेकंड को आगे लाएं, ला सकते हैं हम कोई भी ऑब्जेक्ट को लाने के लिए अधिकृत हैं, हमारी मर्जी है कि हम किसको लाना चाहेंगे, ठीक है, कोई हमको रोक थोड़ी देगा। तो हमने इंग्लिश को यहाँ ला दिया, बाई होम को पीछे ले आए और यू को यहाँ ले आए, यू जहाँ था वहाँ रह गया, बाई होम सबसे पीछे, बोले नहीं हम बाई यू को पीछे लिखेंगे, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम बता देते हैं। टीचिंग का भीतरी कीजिए डॉट, ठीक है, टीचिंग था इसलिए बीइंग लगाइए, और इज आर एम में से क्या लगेगा, इज, क्योंकि यहाँ इज आर एम का ग्रुप है, इंग्लिश के हिसाब से तो इज ही लगेगा। लेकिन हमारा हुआ थोड़ी ना, हमारा तो प्रश्नवाचक चाहिए, तो प्रश्नवाचक चाहिए तो बाई होम को आगे ले आइए। इसीलिए हम बोले थे कि यू को यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे, बाई होम तो आगे चल जाएगा, तो फिर वो तो बतिया एक के पड़ जाएगा, बाई होम आगे चला गया, ठीक है। और याद रखिए कि हमारा सब्जेक्ट है, अब इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। तो कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य में क्वेश्चन वर्ड के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो ऑक्सिलरी वर्ब इज यहाँ आ जाएगा, इंग्लिश यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ चला जाएगा बीइंग टॉट, ठीक है, यू। लेकिन फिर से यहाँ पर वही बात आ जाएगा, लोचा प्रीपोजिशन वाला, कि जब ऑब्जेक्ट सेकंड से आप पैसिव वॉइस बनाए है ना, तो वर्ब के बाद, हाँ, तब आप क्या करेंगे, यहाँ इसके बाद आप क्या करेंगे, एक प्रीपोजिशन लगाते हैं, ठीक है, वो टू या फॉर है, डिपेंड करता है कि आपका क्या है, ठीक है। बस इतने बात, तरीका दोनों सही है 100%, कोई माय कलाल नहीं रोक सकता है। फर्स्ट, ये सेकंड मेथड है आपका, सेकंड मेथड है, और फर्स्ट मेथड जो अभी इसके पहले हमने सिखाया था, दोनों तरीका इक्वली करेक्ट है। ये वाला ज़्यादा प्रचलित है तरीका, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन का झमेला नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा प्रचलित है, इंडिया में भी, ठीक है। चाहे तरीका आप लीजिए, समझ रहे बात। तो इस तरह से हु का पूरा पैसिव वॉइस है, वही चीज़ एग्जाम्पल दे के समझाया हुआ है, जो हमने आपको सारा बता दिया। ये था पैसिव वॉइस का एक यूनिवर्सल तरीका, जिससे एक ही तरीके से आप सामान्य वाक्य में किसी भी टेंस को बना सकते हो, यस नो क्वेश्चन को पैसिव वॉइस बना सकते हो, डब्ल्यूएच क्वेश्चन को पैसिव वॉइस बना सकते हो, यहाँ तक कि हु को भी आप पैसिव वॉइस बना सकते हो। अगले क्लास में हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हुए देखेंगे कि कैसे हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव मतलब इम्पेरेटिव बोल रहे हैं, सॉरी, इन्फिनिटिव वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है। 2+B1 वाले जितने भी तरह का रहेंगे इसी फॉर्मूला से बनेगा। हाँ, फिर हम लोग सीखेंगे इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव मतलब ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन, इसमें थोड़ा सा मामूली सा चेंज आएगा, लेकिन कोई बात नहीं है। वो एक्सेप्शन हमने बताया था कि 3-4 सिचुएशन ऐसा है जो इस फार्मूला को उतना अच्छा से अडॉप्ट नहीं कर पाता है जो हम सिखा रहे फार्मूला, बाकी सब जगह एक ही फार्मूला सेट हो जाएगा। तो ये था आज के ग्रामर का सेगमेंट। अब हम लोगों का बारी आता है कि हम लोग वोकेबलरी के सेगमेंट की तरफ बढ़ें। वोकेबलरी सेगमेंट की ओर बढ़ रहे, बोर्ड पर आ जाइए, है ना। नोज़, नोज़ का मतलब होता है नाक। पेन पेपर तैयार रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेज आ सकते हैं, ठीक है, जाएंगे हम कि आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं नोट करने पे आपका व्यक्तिगत नुकसान हो जाएगा पढ़ाई का, एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम यहाँ हाईलाइट करवाएंगे। नोज़ का मतलब होता है नाक। एक बड़ा अच्छा सा फ्रेज है नोज से, हैव ए नोज फॉर समथिंग, है ना, कोई चीज़ को भांप लेने की क्षमता होना। जैसे रिपोर्टर्स एंड जर्नलिस्ट्स हैव ए नोज फॉर न्यूज़, मतलब रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट्स के पास ये क्षमता होती है कि भांप जाते हैं कि कहाँ पे खबर है, मतलब कौन सी घटना खबर के रूप में हाईलाइट कर देनी चाहिए और कौन सा घटना खबर बन सकता है, सुर्खी बन सकता है, इस बात का उनको समझ होता है, ठीक है। हैव ए नोज फॉर समथिंग, है ना, कि कोई चीज़ कहीं पर हुआ है, उसके पीछे क्या बातें हैं, ये सब भांप लेने का, समझ लेने का क्षमता को हम लोग बोलते हैं हैव ए नोज फॉर समथिंग। जिस आदमी के पास वो क्षमता है, वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जिस चीज़ के लिए क्षमता है वो चीज़ फॉर के बाद लिखा जाता है। नॉट माने नहीं, एडवर्ब में है, पढ़ा है, NOTE नोट, नोट मतलब टिप्पणी, नोट मतलब अंकित कर लेना, लिख लेना। नोटबुक मतलब जिस चीज़ पर हम लोग लिखते हैं, नोट पेपर भी होता है। नथिंग मतलब कोई भी चीज़ नहीं। नोटिस, नोटिस का एक मतलब होता है नाउन के रूप में सूचना, जानकारी, और नोटिस मतलब गौर करना वर्ब के रूप में, ठीक है। डिड यू नोटिस एनीथिंग रॉन्ग, क्या आपने कोई गलत चीज़ गौर किया क्या। वेट अंटिल फर्दर नोटिस, आगे की सूचना तक इंतजार करो। नोटिस बोर्ड जिस पे नोटिस लगाया जाता है। नॉवेल, नॉवेल उपन्यास को कहते हैं,
ठीक है। नोवेल एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किया जाता है। नोवेल का मतलब होता है नया, नोवेल कोरोना वायरस, नया तरह का कोरोना वायरस। नाउ मतलब अभी, नाउअडेज देखिए एक साथ मिला के लिखा हुआ है, हाइफन से भी आप लिख सकते हैं। नाउअडेज का मतलब होता है आजकल, नाउअडेज। नोवेयर कहीं नहीं, कहीं नहीं। नंबर संख्या, नंबर को बोलते हैं ए नंबर ऑफ, यदि बोल दिया तो बहुत सारा। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ बुक्स, ए नंबर ऑफ टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, बुक्स बोलते हैं। ए नंबर ऑफ की जगह ए लार्ज नंबर ऑफ भी बोल सकते हैं। ए गुड नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं। ए ह्यूज नंबर ऑफ। अच्छा, ए नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, क्योंकि बहुत सारा का सेंस देता है। लेकिन द नंबर ऑफ रहे तो द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होगा लेकिन सिंगुलर वर्ब होगा। या तो नाउन चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया होगा ये बात, या तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जरूर। ठीक है। व्हाट इज योर फोन नंबर? नर्स, नर्स का मतलब होता है नर्स, परिचारिका। ठीक है, जो सेवा करती है हॉस्पिटल में। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहा जाता है वस्तु को। ठीक है, नोट करना चाहिए आपको यहाँ पर आगे का पॉइंट। ठीक है। मेरी आवाज़ चली गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर से सुनिए। ऑब्जेक्ट नाउन के रूप में जब यूज़ किया जाता है तो ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है वस्तु। ऑब्जेक्ट का क्या अर्थ होता है? वस्तु। ठीक है। और ऑब्जेक्ट वर्ब के रूप में भी रहता है, नोट करना चाहिए, ऑब्जेक्ट वर्ब के रूप में भी रहता है। ऑब्जेक्ट वर्ब के रूप में जब रहेगा तो इसका मतलब होता है ऐतराज करना, ऐतराज करना। ठीक है, ऐतराज करना। ठीक है। और इसका जो प्रीपोजिशन होता है ऑब्जेक्ट टू समथिंग होता है। ठीक है। दे ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल, दे ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल। हिंदी में पर आता है, अंग्रेजी में टू प्रीपोजिशन लगता है, ऑन नहीं लगा सकते। वे लोग हम मेरे प्रपोजल पर आपत्ति किए, दे ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल। ऑब्वियस, स्पष्ट, क्लियर। हाँ बोलिए। इसी के खानदान से है, ऑब्जेक्शन नाउन है, आपत्ति, ऐतराज। दे शोड देयर ऑब्जेक्शन, दे शोड देयर ऑब्जेक्शन, उन लोगों ने अपना आपत्ति जताया। दे एक्सप्रेस्ड देयर ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट वर्ब है, उसी का नाउन फॉर्म है ऑब्जेक्शन। ठीक है। इसी के खानदान से एक और आता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब एकदम टू द पॉइंट। वैकल्पिक क्वेश्चंस को भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। आपको आपके सवाल का जवाब मिला? अभी तो हम बोले कि दे ऑब्जेक्टेड टू माय प्रपोजल। हाँ, उन लोगों ने मेरे प्रपोजल पर ऐतराज किया। ऑब्वियस, स्पष्ट, क्लियर। ऑब्वियस, स्पष्ट, क्लियर। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, क्लियरली। ठीक है। अकेजन, अवसर। ऑक्यूपेशन, पेशा, व्यवसाय। ओशन, समंदर। ओशन, समंदर। ओक्लॉक, ये। हाँ बोलिए। सी छोटा होता है, ओशन बड़ा होता है। ठीक है। अब बाकी ज्योग्राफिकल डिफरेंस हमको नहीं पता है। जो महासागर जिसको आप बोलते हैं ना, वो ओशन है, और जो सागर आप बोलते हैं वो सी है। हम हिंदी खाली बता सकते हैं, बाकी ज्योग्राफिकल डिफरेंस के लिए आपको गूगल सर्च करना चाहिए या फिर अपने ज्योग्राफी या जीके के टीचर से पूछना चाहिए, वो बताएंगे। ठीक है। हम ज्योग्राफी में अच्छे नहीं हैं। ओ क्लॉक मतलब, ओ क्लॉक यूज़ किया जाता है घड़ी का टाइम बताने के लिए। इसका फुल फॉर्म हम कहीं पढ़े नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग कॉमन सेंस लग रहा है। ओ क्लॉक मतलब ओवर द क्लॉक, घड़ी में, या ऑन द क्लॉक। ऑफ एक प्रीपोजिशन है, जो प्रीपोजिशन में इसका यूज़ हमने पढ़ा है, अधिकार या संबंध बताने के लिए जनरली इसका यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स, बेशक, अपनी सहमति जताने के लिए ऑफ कोर्स का यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट के, हम एकदम पूरी तरह से राजी हैं, हम सहमत हैं इस बात से। ओ डबल एफ ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ भी एक प्रीपोजिशन है, एडवर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं, सेपरेशन बताता है। ठीक है। आई हैव गॉट द आफ्टरनून ऑफ मतलब मैंने आफ्टरनून को छुट्टी ले ली है। द मीटिंग इज ऑफ, मीटिंग बंद हो चुका है। इट फेल ऑफ द टेबल, टेबल पर से गिर गया। ठीक है।
तो ऑफ को आप ऐसे एब्सोल्यूट नहीं पढ़ सकते, अलग अलग वर्ब के साथ अलग अलग सेंटेंस और सिचुएशन में इसका मीनिंग बहुत वेरी करता है हमेशा। ऑफर, ऑफर मतलब होता है ऑफर, प्रस्ताव, ठीक है। बोलते जो बाजार में ऑफर निकलता है वो, तो वो भी एक प्रस्ताव है कि आइए इतना का सामान इतने में ले जाइए, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में छूट बोलते हैं, है ना, डिस्काउंट। और ऑफर मतलब प्रदान करना, ठीक है। किसी को सम्मान पूर्वक स्नेह पूर्वक कोई चीज़ देते हैं तो ऑफर करते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में इक्विवेलेंट इसके बोल सकते हैं अर्पित करना। ऑफिस कार्यालय, ऑफिसर, कार्य ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति को ऑफिसर कहते हैं। ऑफ्टेन का मतलब होता है अक्सर। ऑफ्टेन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये आया है जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस लिखते हैं तो सिचुएशन ऐसा बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिचुएशन बनता है ऑफ्टेन का, ठीक है। वे लोग अक्सर यहाँ आते हैं, दे ऑफ्टेन कम हेयर। वे लोग अक्सर यहाँ आते थे, दे ऑफ्टेन केम हेयर। उसने अक्सर अपने दोस्तों की मदद की है, ही हैज़ ऑफ्टेन हेल्प्ड हिज फ्रेंड्स। ओह, ओह डियर, ये सब एक्सक्लेमेटरी है। ऑयल का मतलब तेल होता है। ओके का मतलब ओके आप जानते हैं। ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है, बूढ़ा भी होता है, ठीक है। ओल्ड फैशन्ड है तो पुराने फैशन वाला है। ऑलिव जैतून को कहते हैं। ऑलिव एक प्रकार का क्या बोलते हैं, तेल निकालने वाला पदार्थ है। ऑलिव ऑयल इसी से बनता है, जैतून का तेल, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत 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 लाभदायक होता है। ये खाद्य तेल के रूप में यूज़ किया जाता है ऑलिव ऑयल। ऑमलेट का स्पेलिंग आप बचपन से खाते आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि डबल टी होता है ऑमलेट में लिखा है, और ई का भरमार है, OMELE डबल TE, तीन तीन ई है अलग अलग बस, और डबल टी है। तो ये स्पेलिंग टेस्ट में ये वर्ड बहुत पूछा जाता है। ऑमलेट मतलब ऑमलेट, ऑन मतलब पर, ये सब हम बताएंगे नहीं, प्रीपोजिशन में बताया हुआ है। और कोई एक पॉइंट है नहीं कि बताया जाए। प्रीपोजिशन अपने आप में बहुत वास्ट चैप्टर होता है, बड़ा चैप्टर होता है, हर एक प्रीपोजिशन का बहुत सारा यूज़ होता है। ऑन बोर्ड यूज़ किया जाता है प्रीपोजिशन के रूप में या प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में कोई व्हीकल पे सवार होने के लिए, ठीक है। ही वेंट ऑन बोर्ड द शिप मतलब वो जहाज पर सवार हो गया, चढ़ गया, ठीक है। आई एम ऑन बोर्ड द प्लेन मतलब मैं जहाज पर हूँ। ऑन द प्लेन नहीं, ऑन बोर्ड द प्लेन। ऑन द प्लेन का मतलब हो सकता है कि आप ऊपर में चढ़े हो, कुछ रिपेयर कर रहे हो। ऑन बोर्ड का मतलब हो गया कि एज ए ट्रेवलर आप जो है चले गए। और इसी से बना बोर्डिंग पास वाला, कि बोर्डिंग पास आप जाते हैं पहले तो आपका टिकट सबमिट लेता है, बोर्डिंग पास देता है, तब आपको बोर्डिंग एरिया में ज़्यादा होता है, वेट करना होता है, फिर बोर्डिंग टाइम आता है कि अब आप लोग चढ़ेंगे, ये सब, ठीक है। ऑन बिजनेस, काम से, जैसे बोलते हैं कि मैं काम से पटना जा रहा हूँ, गोइंग टू पटना ऑन बिजनेस, आई एम गोइंग टू पटना ऑन बिजनेस, काम से जा रहे हैं। ऑन बिजनेस मतलब कोई जरूरी नहीं कि व्यवसाय से जा रहे हैं, कोई भी काम है तो ऑन बिजनेस, ठीक है। वंस, एक बार, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, मतलब बहुत लंबे समय पहले के लिए वंस अपॉन ए टाइम यूज़ करते हैं, ठीक है। वंस का मतलब होता है अगर एक बार। वंस यू टेस्ट दिस डिश यू विल ऑलवेज लाइक टू ईट इट, अगर आप एक बार इस डिश को चख लें तो आप हमेशा इसको खाना चाहेंगे, ठीक है। वन मतलब एक या कोई भी होता है। ऑन फायर, आग लगा हुआ है कोई चीज़ में तो ऑन फायर है, ठीक है। यदि किसी के इमोशंस ऑन फायर हैं तो उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा आंदोलित हैं। ऑन फूट, पैदल, आई लव टू वॉक ऑन फूट। ऑन हॉलीडे, छुट्टियों में। अनियन, प्याज, ऑनलाइन, ऑनलाइन होता है। ओनली मतलब सिर्फ, ये सब का कोई पॉइंट नहीं है कि बताया जाए। ऑन पर्पस, जानबूझकर, ऑन पर्पस जानबूझकर, कुछ कुछ खास फ्रेज है वोकेबलरी में भी लिख लेना चाहिए ऑन पर्पस, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप जान रहे हो, वो खास यदि 2 4 5 है आप लिख लेते हो तो आपका एक अलग से कलेक्शन आएगा जो आप नहीं जान रहे थे और इम्पोर्टेंट था उसका आप कलेक्शन, ताकि रैपिड रिवीजन के समय वो काम आ जाए, ठीक है। जैसे ही हिट माई बैक ऑन पर्पस, ही हिट माई बैक, उसने मेरे पीठ में मारा, ऑन पर्पस, जानबूझ के, ठीक है। ऑन पर्पस का साइनोनिम्स आप लिख सकते हैं नोइंगली, KNOWINGLY, या फिर लिख सकते हैं डेलिबरेटली, DELIBERATELY, डेलिबरेटली, DELIBERATELY, डेलिबरेटली। या फिर आप लिख सकते हैं इंटेंशनली, इंटेंशनली, ठीक है। INTEN, इंटेन, TIONALLY, इंटेंशनली, ठीक है। ऑन रिक्वेस्ट,
ऑन रिक्वेस्ट, ऑन डिमांड। ऑन रिक्वेस्ट का मतलब हो गया रिक्वेस्ट करने पर। दे प्रोवाइड यू एक्स्ट्रा ग्रेवी ऑन रिक्वेस्ट। दे प्रोवाइड यू एक्स्ट्रा ग्रेवी ऑन रिक्वेस्ट मतलब मांगने पर एक्स्ट्रा ग्रेवी दे देता है। ठीक है, कोई रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं कि वहां जाओ, फिक्स्ड है इतना रुपए में थाली, बट दे प्रोवाइड यू एक्स्ट्रा ग्रेवी ऑन रिक्वेस्ट मतलब मांगोगे, रिक्वेस्ट करोगे तो एक्स्ट्रा ग्रेवी दे देगा, ऐसा बात नहीं है। ऑन डिमांड यदि कोई चीज़ है तो भी मांग पर है, लेकिन रिक्वेस्ट का फीलिंग नहीं होगा, उसमें डिमांड पर है। ठीक है। ऑन सेल, ऑन सेल है कोई चीज़ तो कम दाम में बिक रहा है। ऑन टाइम है तो समय पर है। ऑन टू है तो पर। ऑन और ऑन टू में क्या फर्क है? जैसे हम बोलते हैं द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, स्थिर अवस्था है, अब वो जमीन पर है, उछल के टेबल पर चढ़ गई, तो द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। ठीक है। ओपन, ओपन का मतलब होता है खुला हुआ, और ओपन का मतलब खोलना भी होता है और खुलना भी होता है। एट बिहार शरीफ द शॉप्स ओपन आफ्टर 9 o'clock। दुकानें खुलती हैं 9 बजे के बाद। ओपनिंग आवर्स, जितना देर आपका बिजनेस चल रहा है, ओपन है, वो आपका ओपनिंग आवर्स है। ठीक है। ओपेरा, ओपेरा एक प्रकार का नाटक होता है, म्यूजिकल नाटक होता है। किस देश में होता है? शायद इटली में होता है, हम श्योर नहीं। ठीक है। ऑपरेट, ऑपरेट मतलब होता है संचालित करना। ठीक है। ऑपरेट से एक फ्रेजल वर्ब हम बताना चाहेंगे, ऑपरेट ऑन समबडी, किसी आदमी का ऑपरेशन करना, समबडी का ऑपरेशन करना। जो डॉक्टर लोग करते हैं ना ऑपरेशन, तो ऑपरेशन करना ही ऑपरेट ऑन समबडी कहलाता है। ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन होता है, शल्य चिकित्सा न, ऑपरेशन का मतलब अभियान भी होता है। ओपिनियन का मतलब होता है राय। अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर। अपोजिट मतलब होता है विरोध। ठीक है। विरोध नाउन के रूप में, विरोधी एडजेक्टिव के रूप में। अपोजिट जब आप प्रीपोजिशन के रूप में यूज करेंगे तो सामने, फेस टू फेस में, सामने पढ़ाए हैं अपोजिट हम। ऑप्शन विकल्प, ऑप्शन मतलब विकल्प। ठीक है। अल्टरनेटिव भी बोल सकते हैं इसका साइनोनिम्स ऑप्शन का। चॉइस भी बोल सकते हैं, CHOIC, चॉइस। ठीक है। और अल्टरनेटिव, ये सब होता है। और कंजंक्शन है। ठीक है। और मतलब या। ऑरेंज का मतलब होता है संतरा। ठीक है। ऑरेंज कलर का भी नाम है, उस स्थिति में एडजेक्टिव भी हो सकता है। ऑर्केस्ट्रा मतलब ऑर्केस्ट्रा शादी ब्याह में बजता है। ऑर्डर, ऑर्डर का पहला मीनिंग होता है आदेश, दूसरा आदेश देना। सेंटेंस भी बताएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें जो सेंटेंस बताएंगे कॉमन एरर के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऑर्डर का मतलब होता है क्रम। इन ऑर्डर मतलब व्यवस्थित। इस फ्रेज को लिखें, इन ऑर्डर, व्यवस्थित। यदि हम बोलते हैं द बुक्स आर इन ऑर्डर, तो बुक्स व्यवस्थित हैं, जिस क्रम में होना चाहिए उसी क्रम में है। आउट ऑफ ऑर्डर, खराब, अव्यवस्थित या खराब, नॉट वर्किंग। द बुक्स आर आउट ऑफ ऑर्डर या नॉट इन ऑर्डर मतलब अव्यवस्थित हैं। ठीक है। द मशीन इज आउट ऑफ ऑर्डर, मशीन काम नहीं कर रहा है, खराब है। ठीक है। अब ऑर्डर का जो है एक और देखिए सेंटेंस। रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं तो ही ऑर्डर्ड ए कप ऑफ टी। लिखिए, ही ऑर्डर्ड ए कप ऑफ टी, उसने एक कप चाय का ऑर्डर किया। कोई प्रीपोजिशन नहीं है। ऑर्डर्ड ए कप ऑफ टी, ऑर्डर्ड और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है। ऑर्डर्ड को अंडरलाइन करके लिख दीजिए वर्ब, ये एक वर्ब है इस स्थिति में। एक और लिखिए इसी सेंटेंस के बराबर में दूसरा तरीका से, ही प्लेस्ड, PLACED, ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर, ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर प्रीपोजिशन लगाइए, ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर ए कप ऑफ टी। ठीक है। इस सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में ऑर्डर जो है नाउन है, तो नाउन जब रहता है तो फॉर प्रीपोजिशन लेता है, ऑर्डर फॉर समथिंग, और जब वर्ब रहता है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। इतना सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ऑर्डर से बताया। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, सामान्य। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, और ऑर्गेनाइज का मतलब होता है संगठित करना। संगठित करना वर्ब है, ऑर्गेनाइज वर्ब है, ऑर्गेनाइजेशन नाउन है। ऑर्गेनाइज्ड V3 है, संगठित, व्यवस्थित एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब होता है असली। इसका साइनोनिम्स क्या लिख सकते हैं? फंडामेंटल, जेन्युइन, GENUINE, जेन्युइन, है ना। इसका एंटोनिम्स लिख सकते हैं डुप्लीकेट, फेक, FAKE, फेक, काउंटरफीट, COUNTERFEIT,
काउंटरफीट, ठीक है, इस सब का मतलब होता है नकली। अदर मतलब दूसरा, अदरवाइज वरना, कंजंक्शन में पढ़ा है मैंने। ओ यू जी एस टी आउट, ये मॉडल वर्ब है। इसके बाद टू प्लस भी वन यूज़ करते हैं चाहिए के अर्थ में। आवर हम लोगों का या हमारा, आवर्स मतलब भी हम लोगों का या हमारा। आवर के बाद नाउन यूज़ होता है, आवर्स के बाद नाउन कभी नहीं यूज़ होता है। आवर सेल्व्स खुद को, आउट मतलब बाहर, आउटडोर बाहर वाला, आउटडोर गेम्स, आउटडोर एक्टिविटीज़, है ना। आज के लिए वोकेबलरी में हम इतना ही पर समाप्त करना चाहेंगे, बाकी वोकेबलरी अगले दिन। धन्यवाद।